बाजार बोलता है। इसमें हम पहले जानेंगे कि एफआईज और डीआईज का डेटा क्या बोल रहा है, क्योंकि एफआईज ने फ्राइडे के सेशन में तो अच्छी खरीदारी की है, दिख भी रहा था। क्योंकि जब आईटी या बैंक निफ्टी कभी भी कोई एक एक्सेप्शनल मूव देते हैं तो सीधा इंडिकेटर होता है कि एफआईज का पार्टिसिपेशन उस दिन आया हुआ होता है। आप देख सकते हैं 4021 करोड़ की बाइंग, क्योंकि टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये कुछ एक चुनिंदा शेयर हैं जो एफआईएस की पसंद पर हमेशा रहते हैं, रडार पर रहते हैं। और अगर किसी दिन भी इस तरह का मूव, एक एक्सेप्शनल मूव देखने के लिए मिलता है तो जनरली ये माना जाता है कि आज एफआईएस की बाइंग आई हुई है और बड़ी बाइंग आई हुई है। और 4021 करोड़, एक ही दिन में 4000 करोड़ की बाइंग डीआईज ने, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की 1651 करोड़ रुपए की। एशियन इंडिसीज पर नजर डाल लेते हैं, अमेरिकन मार्केट कैसे बंद हुए उस पर नजर डाल लेते हैं। तो अमेरिकन मार्केट्स तो अच्छे बंद हुए, करीब आधा फीसदी बढ़कर डाउ बंद हुआ। शंघाई में आज काफ़ी कुछ खबरें हैं, उसके बातें करेंगे कि आज जीडीपी डेटा है, वहाँ पर राहत पैकेज को लेकर भी बात चल रही है। तो क्या कुछ खास है, लेकिन हरे निशान में अच्छी बात है। हैंसेंग करीब 1.5% नीचे है, निकाई करीब 2.5% नीचे है। निकाई इसलिए लगातार गिर रहा है क्योंकि येन में कम मजबूती आ रही है और डॉलर कमज़ोर हो रहा है, उसका सीधा इम्पैक्ट दिख रहा है। कोस्पी में करीब फ्लैटिश रुझान है, लेकिन विद द नेगेटिव बायस। गेनर्स लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं, कौन से आज गेनर्स हैं, कौन से लूजर्स हैं। तो गेनर्स की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है, हालांकि कुछ एक सेलेक्टिव ही शेयर लिए हमने। तानला सॉल्यूशन करीब 11% ऊपर है, शानदार शेयर रहा है ये पिछले 10 सालों में। आईएफसीआई ये काउंटर भी रुक नहीं रहा, 11% ऊपर है। गॉडफ्रे फिलिप्स यहाँ पर 10% का उछाल। जेके टायर, आज टायर शेयरों में अच्छी खरीदारी है, इवन जेके टायर, अपोलो टायर, ये सभी टायर शेयर अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। साथ ही वीटीएल यहाँ पर भी करीब 7.5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। गिरने वाले कौन से शेयर्स हैं जहाँ पर कि अभी स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है? शिपिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पर लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन की तेजी के बाद आज कुछ हद तक मुनाफा वसूली। पीजी इलेक्ट्रो 4% नीचे। जैन इरिगेशन सिस्टम करीब 4% नीचे। किर्लोस्कर ब्रदर, रेलटेल, यहाँ पर हमने बात भी की थी कि रेलटेल थोड़ा सा थकता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से तेजी दिख रही थी इस शेयर में, आज मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी है। लेकिन अब बात करेंगे कुछ एक ऐसी खबरों की जिनका कि इम्पैक्ट पूरे ही ग्लोबल मार्केट्स पर भी देखने के लिए मिल सकता है। और अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ खबरें इस तरह की हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं। कल सबसे बड़ी खबर ये थी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक हमला हुआ जिसमें उनके गोली लगी थी, लेकिन गोली कान के पास से गुजरी तो उनके ब्लीडिंग तो हुई, लेकिन मारने का अटेम्प्ट किया गया। हालांकि उन लोगों को मार भी दिया गया। वो 20 साल का एक युवक था। लेकिन इस खबर की वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो बिटकॉइन है वो 2.5% ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि और अगर पिछले 5 दिन में देखें तो करीब 9% की तेजी बिटकॉइन में आ चुकी है। ये इसलिए आई है कि जैसे जैसे माना जा रहा है कि अमेरिकी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये चुनाव में मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से बिटकॉइन के समर्थक रहे हैं। वह एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर पॉजिटिव व्यू देते आए हैं, तो इसलिए बिटकॉइन में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। और अब चूंकि उनके साथ सेंटीमेंट भी जुड़ गया पब्लिक का कल गोली के बाद, तो यहाँ पर जो एक बिटकॉइन है उसमें एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। लेकिन सोना भी तेज हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड हाइस के पास पहुंचता जा रहा है सोना। उसकी अलग वजह है कि फेड में ये माना जा रहा है कि सितंबर में रेट कट आएगा, जिसकी वजह से सोने में लगातार तेजी देखने के लिए मिल रही है। कुछ एक काउंटर्स पर भी बात कर लेते हैं जो कि सोने से जुड़े हुए हैं, जो गोल्ड फाइनेंस देती हैं कंपनियां, क्योंकि सोने की कीमत बढ़ती है तो उनका लोन देने की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि लोन टू वैल्यू रेशो बढ़ जाता है। उस पर बात करते हैं। हिंदुस्तान जिंक चूंकि चांदी के कारोबार में है, चांदी माइन करती है, उसको रिफाइन करती है। डेक्कन गोल्ड माइन गोल्ड से जुड़ी कंपनी है। इन तीनों ही कंपनी पर बात करेंगे। ब्रिजेश सर, ये तीनों कंपनी ऑन चार्ट्स, ऑन डेटा कैसी दिख रही हैं सर? हाँ, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जिंक एक उसका जो बेसिकली मैं चार्ट के हिसाब से देखा तो फिलहाल तो साइडवेज है। एक्टिविटी नहीं ध्यान में आ रहा है, बट देन इसमें मुझे लगता है कि 19 तारीख के करीब करीब इसमें रिजल्ट्स आने हैं। तो रिजल्ट्स के पहले इसमें एक साइडवेज कंसिडरेशन है। इसका जो लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है हिंदुस्तान जिंक के, उस पर हम काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये जो अब जब स्टॉक मूव नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में ये पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि 800 850 के पास वापस एक बाउंस मिलने की काफी स्ट्रांग उम्मीद है इसमें। तो पोजिशंस नहीं है तो पोजिशन बना सकते हैं हम हिंदुस्तान जिंक में।
डेक्कन गोलकीपर है, अगर बात करें तो फिलहाल तो उतना मोमेंटम नहीं दिख रहा, स्लोली स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम है। बट हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका जो वीकली टाइम फ्रेम है इसमें थोड़े से स्ट्रेंथ बनता हुआ नजर आया। मोमेंटम थोड़ा स्लो रहेगा, बट देन पोजिशन है तो मुझे लगता है इसमें होल्ड किया जा सकता है। जी। एक बड़ी खबर, चाइना की जीडीपी के डेटा जाने थे और वो आ चुके हैं अभी, कुछ देर पहले ही आए हैं। और अगर देखें तो चाइना की जीडीपी का जो डेटा है वो 4.7% आया, जो कि एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस थी करीब 5.1 की, उससे कम आया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना का जीडीपी डेटा कम आया, उससे पहले ही जो चीन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने कुछ जो खास सलाहकार हैं उनके साथ बातचीत करने का फैसला लिया। एक इम्पॉर्टेंट बैठक होने जा रही है जिसमें कि चीन में स्टिमुलस पैकेज को लेकर बात हो सकती है। ब्रजेश सर, अगर स्टिमुलस आता है, चूंकि जीडीपी डेटा तो आ चुका है, और अगर हम देखें तो स्टिमुलस जब भी आता है चाइना में तो ये माना जाता है कि मेटल को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो उनका स्टिमुलस होता है, मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है चाइना, तो वहाँ से मेटल, बेस मेटल की प्राइजेस पर इम्पैक्ट आता है। सर कैसे देख रहे हैं नालको, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, टाटा स्टील जैसे शेयर्स? मेटल्स में हमारा मानना है कि मेटल्स में एक तेजी बन सकती है। स्ट्रक्चरली मेटल्स में सेक्टर रोटेशन हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक है जो अभी सपोर्ट्स के पास ट्रेड कर रहा है। सेल और वेदांता में मुझे लगता है लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी तेजी वाला माहौल है उसमें। वेदांता में तो हमारा मानना है कि इसमें काफी अच्छा नया लेवल्स देखने को मिल सकता है। अगर वेदांता आपको मैं आपको एग्जैक्टली लेवल के हिसाब से बता देता हूँ। जी। वेदांता जो अभी जो 450 के करीब जो ट्रेड कर रहे हैं, इसमें हमारा मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़ा तेजी वाला एक ट्रेड है, जहाँ पे हम हमें लगता है कि ये करीब करीब आराम से ये 700 750 निकल जाएगा। 7 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। बट हम जब भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम वेदांता में हम लोग उसमें बाय डिक्लाइन वाला स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वेदांता में काफी अच्छा तेजी हो सकता है। बिल्कुल, तो वेदांता में तेजी हो सकता है। सर को मेटल में अगर कुछ शेयर पसंद आ रहा है तो वेदांता पसंद आ रहा है, यहाँ पर नज़र रखनी होगी। अगर कोई भी चीन से स्टिमुलस आता है तो जो एक अगर फर्स्ट इम्पैक्ट होगा तो इस शेयर पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। कुछ एक कॉलर्स के सवाल भी ले लेते हैं। सचिन कुमार जी का सवाल है जस्ट डायल पर, सर 130 शेयर की बाइंग की हुई है इन्होंने 1047 रुपये के भाव पर, क्या करना चाहिए सर? ये बोल रहे हैं कि आप लोग मनी 9 के जरिए बता देते हैं कि कुछ फ़ायदा तो हो जाता है। थैंक यू सचिन जी। सर जस्ट डायल, इसके रिजल्ट्स भी हैं इस वीक में, कैसे देख रहे हैं सर? फिलहाल तो ये काउंटर साइडवेज है, सपोर्ट ले चुका है 950 के आसपास। जब एक पिछला एक डिप आया था, इसमें ऑलरेडी काउंटर ने सपोर्ट ले लिया है। उम्मीद तो ये किया जा सकता है कि इसमें एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1100 के करीब। फिलहाल तो एक बाउंस की बात करते हैं, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 1100 पे अगर वो प्रॉफिट ले सकते हैं तो ये वो प्रॉफिट बांधने, ये मेरा कहना होगा। जी। साथ ही नैन्सी जी का सवाल है, प्लीज़ गेट मी ए व्यू ऑन फिन पाइप एंड EMIL। मैम सॉरी, मैं एक ही शेयर ले पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। फिनोलेक्स पाइप सर, फिन पाइप के नाम से आती है कंपनी, कैसे देख रहे हैं सर? तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाए, क्योंकि आज जिस हिसाब से आज का दिन का जो एक थोड़ा सा करेक्शन आया है, वो बेसिकल मल्टीपल जो सपोर्ट्स था उसको ब्रेक कर गया है। तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा 310, अगर आज का क्लोज 310 के नीचे मिलता है तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा कॉशियस हो जाए। पिछला जो मोमेंटम जो स्टार्ट हुआ था 265 के लेवल से हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये वो 265 की तरफ जाएगा, बट कहीं ना कहीं उसका ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। कॉशियस लेके चले, अगर 310 के नीचे क्लोज मिलता है आज के, तो थोड़ा सा पोजीशन अगर वो बेच के अगर नीचे ले सकता है 20-25 पॉइंट नीचे, तो वो मुझे लगता है वो वाली एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। रितिका जी का सवाल है, एक्सिस बैंक के सर शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, 50 शेयर लिए हुए हैं 1327 के भाव के, पूछ रही हैं कि कब तक होल्ड करना चाहिए? अगर आपने ये ट्रेडिंग के नजरिए से देखा है तो फिर आप आपके प्राइस के आसपास जब भी आते हैं निकाल लीजिए, क्योंकि क्या होगा कि एक्सिस बैंक अगर आप देखोगे लास्ट 2-3 महीने 1100 1150 के लेवल से चलता हुआ है, वो 1350 तक का ही व्यू है। फिलहाल मोमेंटम के हिसाब से अगर आप लंबे अवधि के हिसाब से अगर आप डायरेक्शनली होल्ड करना चाहते हो, लाइक पोजिशनल ट्रेड है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है तो फिर इसको कॉस्ट या कॉस्ट के आसपास आते तो एक बार आप एग्जिट कर ले, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। जी।
मैम आपने दूसरा सवाल भी भेजा है कि 20,000 रुपये हैं 2 महीने के लिए, कौन से स्टॉक्स पर लगा सकते हैं। वो हम ब्रिजेश सर से पूछेंगे सर की कॉल्स में। एक क्वेश्चन मिला है राधे श्याम जी का, ये पूछ रहे हैं कि प्लीज़ सजेस्ट योर व्यू ऑन जम्मू एंड कश्मीर बैंक शेयर प्लीज़ सर। ही इज़ होल्डिंग 132 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर शेयर सर। नेक्स्ट 1 मंथ का होराइजन है इनका, J&K बैंक सर। उनका पोजीशन कितने में है? सर 100 रुपये के भाव के लिए हुए इन्होंने, 132 शेयर, 132 के भाव के लिए हुए 100 शेयर सर। ओके फाइन। विवेक जी, इसमें जो टेक्निकल में फिलहाल तो करेक्शंस आया है, सेल ऑफ आया है काफी अच्छा। जून 4 तारीख को बहुत मोटा डिलीवरी के जो स्टॉक्स थे उसमें सेल ऑफ आया है और ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा चुका है। तो इसमें मेरी ये राय रहेगी कि अगर पोजीशन एक बार वो एग्जिट कर सकते हैं और कई दूसरे लाइक सिटी यूनियन बैंक है, फेडरल बैंक है, या फिर EU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहाँ पे कहीं पे भी अगर हो सकता है तो फिर मुझे लगता है एक बार पोजीशन शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि 10-15 रुपए से ज्यादा फिलहाल मुझे बाउंस नहीं दिख रहा है इसमें। कुछ और खबरें भी ले लेते हैं, आज नतीजों पर भी नज़र रहेगी क्योंकि जो नतीजे वीकेंड्स पर आए हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले काफ़ी कुछ खबरें हैं जिनका इम्पैक्ट मार्केट पर देखने के लिए मिल रहा है। एक खबर है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आगे बढ़ाने को लेकर इस हफ्ते बातचीत होगी, दोनों ही देशों के ऑफिशियल्स मिलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत की एक कंप्लेंट है कि दक्षिण कोरिया उनसे स्टील भी नहीं खरीदता है और एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रहा है भारत के। तो जो बात होगी वो भारत से एक्सपोर्ट बढ़ाने पर बात होगी और उसमें जो 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर की और भी बात आ रही है वो है चावल सेक्टर और फ्रोजन फूड से जुड़ी कंपनियां, श्रिम्प से जुड़ी कंपनियां। चावल में पहले भी हमने देखा था कि पिछले हफ्ते भी काफ़ी कुछ अच्छा मूव देखने के लिए मिला था KRBL दावत जैसे शेयरों में, कोहिनूर फूड जैसे शेयरों में। और अगर श्रिम्प से जुड़ी कंपनियां देखें तो एपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड्स, इन सभी पर भी एक बार नज़र रखनी होगी। सर कोई काउंटर आपको लग रहा है चावल में या श्रिम्प शेयरों में जहां पर कि आपको खरीदारी का एक रुझान बन रहा है? हाँ विवेक, LT फूड्स में हमारा मेरा व्यू है, क्योंकि LT फूड्स में काफी अच्छा बाइंग हुआ है। जो स्ट्रक्चर जो उसमें जो फॉर्म हुआ काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका जो ट्रेंड बेसिकली मुझे लगता है ये 300 के करीब जो अभी ट्रेड कर रहा है, ये आराम से 450-500 पे जा सकता है। ये डायरेक्शनल व्यू है, क्योंकि इसमें एक नया तेजी देखने को मिला और उनके जो फंडामेंटल भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहे हैं। वॉल्यूम्स में काफी अच्छे नंबर्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है LNT फूड, ये हालांकि आप नहीं भी पूछते तो मैं बताने वाला था कि ये LNT फूड एक स्टॉक है जहाँ पे मुझे लगता है नया तेजी देखने को मिल सकता है। करेंट प्राइस पे भी आप बाय कर सकते हो और करेक्शंस पे भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें बाय करें। 450 से 500 तक का एक अपसाइड है इसमें। जी, एक और इम्पॉर्टेंट खबर, भारत और ताइवान का जो MSCI में वेटेज है वो 19% के पार पहुंच चुका है। चाइना का वेटेज करीब 22% चल रहा है। तो हम लगभग इमर्जिंग मार्केट में जो MSCI इंडेक्स है उसमें भारत और ताइवान अब लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पिछले 3-4 सालों की स्थिति पर नज़र डालें तो एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड भारत और ताइवान ने दिखाया और यहाँ पर जिस तरह से इनकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है उस तरह से भारत और ताइवान ने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है और उनका वेटेज लगातार MSCI इंडेक्स में बढ़ता जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर भारत ताइवान की तरफ से। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, देखिए ये जो पहला चार्ट है ये जून 2021 में जब चाइना का जो पूरा एक MSCI इंडेक्स में वेटेज हुआ करता था, ये लगभग 30% के पार था और अप्रोच कर रहा था 40% के पास, और ताइवान 10% के ऊपर था और इंडिया 10% के बिल्कुल नज़दीक था। अब देखिए 2024 में, जून 2024 में स्थिति ये है कि चाइना करीब 20-22% के आसपास चल रहा है, ताइवान और इंडिया लगभग इसके पास पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे करके इनका वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो ये एक स्थिति बता रहा है कि किस तरह से विदेशी निवेशक भारत और ताइवान दोनों ही मार्केट्स पर बुलिश हैं और अपना जो वेटेज है वो चाइना से घटाते जा रहे हैं। अच्छी खबर ये भारतीय बाजार के लिए। साथ ही कुछ एक घरेलू खबरों पर भी नज़र डालते हैं। इस हफ्ते काफ़ी कुछ खास रहने वाला है जिसमें कि रिलायंस, इन्फोसिस, बजाज ऑटो जैसी दिग्गज कंपनीज के नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। और अगर हम आज का दिन देखें तो मिड कैप कंपनीज के लिए काफ़ी अहम रहेगा। जो एक दर्शकों की एक फेवरेट कंपनी बनी हुई है जियो फाइनेंशियल, उसके भी नतीजे होंगे, एंजल वन के नतीजे होंगे। हमने देखा कि 2 जो
ब्रोकिंग कंपनीज हैं उनके नतीजे आते हुए दिखाई दिए और नतीजे अच्छे थे। 5 पैसा का आज शेयर 6% भी चला हुआ है, उसके नतीजों पर भी बात होगी। साथ ही HDFC लाइफ और HDFC AMC इनके भी नतीजे होंगे, तो मार्केट की यहाँ पर नज़र रहेगी। बुधवार को भारतीय बाजार बंद रहेंगे, तो ये जो वीक रहेगा ये 4 ट्रेडिंग सेशन का वीक रहेगा। मुहर्रम की वजह से मार्केट में छुट्टी रहेगी। एक खबर जो कि आई है, मैक्रोटेक ने मुंबई में बड़ी लैंड बैंक खरीदी है, उस पर भी बात करेंगे। ये 11,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, ऐसा कंपनी ने कहा है। PCJ पर भी एक बड़ी खबर आई है कि कंपनी 2705 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है, जिसमें कि प्रमोटर भी QIP में हिस्सा लेंगे। ये एक बड़ी बात है। करीब 800 करोड़ रुपए वो अपने डालेंगे, बाकी वो QIP के ज़रिए जुटाएंगे या प्रेफरेंशियल इशू के ज़रिए जुटाएंगे, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर उनका जो एम है वो है कि कर्ज ज़्यादा से ज़्यादा चुकाया जाए, तो जितनी भी रकम आएगी उसका 75% वो यूज़ कर्ज चुकाने में करेंगे, क्योंकि कंपनी थोड़ा फंस गई थी बैंकर्स के साथ, तो काफ़ी कुछ इनकी मीटिंग्स रहीं। अब ये बैंकर्स के साथ समझौता कर रही है। साथ ही सॉफ्ट बैंक ने पेटीएम से अपना पूरा हिस्सा बेच दिया है। तो ये काफ़ी कुछ खबरें हैं, इन पर अब बात कर लेते हैं एक बार। सर, जो इस वीक में नतीजे आएंगे, रिलायंस, इन्फोसिस, बजाज ऑटो। इन्फोसिस ने मूव दे दिया है, रिलायंस और बजाज ऑटो, इन पर कुछ मूव दिखता है क्या आपको? रिलायंस की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो रिलायंस में मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक तेजी देखने को मिला है। ये मैं आपको डेरिवेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि उसमें नया तेजी 3,300 के जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे एक तेजी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है हो सकता है ये इवेंट बेस हो, बट देन एक जो ऊंचा आएगा, यहाँ से प्रिसाइज बता रहा हूँ 3,300 के आसपास मुझे लगता है शायद रिलायंस चल सकता है। तो ये पॉजिटिव भी रहेगा रिलायंस के लिए। बजाज ऑटो के पूरे स्टॉक्स मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, बट बजाज ऑटो में अभी तक मुंह आया नहीं है, साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छी बात यह है कि ये जो उसकी जो मूविंग एवरेज है शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के जो 50 दिन के मूविंग एवरेज, इसको कंटिन्यूस होल्ड करके इस चल रहा है। और आज का जो एक थोड़ा सा जो तेजी बना है बजाज ऑटो में, वो फिर से आज 50 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। टेक्निकली मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक आएगा इसमें। बड़ा तेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ से 200-250 पॉइंट का एक तेजी इसमें देखने को मिल सकता है। अगर कोई एफएनओ ट्रेडर है जिसको ये प्ले करना है, तो मुझे लगता है आज के स्टॉप लॉस से अगर किसी को 200-250 पॉइंट का वो मोमेंटम प्ले करना है, तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी बजाज ऑटो में भी है। बिल्कुल, तो बजाज ऑटो में भी एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, और सर ने रिलायंस पर भी अपना व्यू दिया। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर अमन तोमर हैं देहरादून से। तोमर साहब, हाय, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच। सर पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्ते सर, पूछिए प्लीज। सर मेरे पास टेमला प्लेटफॉर्म के 45 शेयर हैं 990 के भाव पर। ओके, आज तो टॉप गेनर में आ रहा है सर। करूं या होल्ड करूं? जी सर, आज तो टॉप गेनर में आ रहा है, मुबारक हो। जी सर, थैंक यू। कितना दिन होल्ड कर सकते हैं सर? सर साल 2 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लेकिन कितना तक जाएगा देखता हूँ। पूछ लेते हैं। ब्रजेश सर, आज का टॉप परफॉर्मर तानला सॉल्यूशन, ये आज 10% ऊपर है, और ये पूरा 10% नीचे की इनकी खरीद है लगभग की। आप बताइए कि ये कितना समय होल्ड करें और क्या टारगेट रखें? हाँ, तो अच्छी बात है कि ये एक्चुअली आज आउट परफॉर्म है, इसमें हमारा भी व्यू था। फिलहाल तो मेरा ये रहा है कि जो 1230 का लेवल है, जहां से पिछली बार सप्लाई आया था, तो मैं ये चाहूंगा कि वो पहले 1230 पे एक बार पोजीशन रिव्यू कर ले। लॉन्ग टर्म में थोड़ा स्लो मूविंग होगा, अभी जो मोमेंटम में आया है इसलिए स्टॉक आपको आज ऐसे ही तेजी देख रहे हैं। 2-3 साल का व्यू फिलहाल नहीं मानते। मुझे लगता है 1230 के आसपास वापस थोड़ा सप्लाई आ सकता है, और कैसे ये स्टॉक एक ही बार चलता है, इसके बाद फिर वो काफी टाइम तक साइडवेज चला जाता है। तो अगर वो चाहे तो मेरा, अगर मैं तो जो मेरे क्लाइंट्स को हमने दिला, हम 1200 के आसपास उसमें प्रॉफिट बांध देंगे। 1230 का जो लेवल है जहां पर रेजिस्टेंस है, तो मेरा यही राय है कि वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर वहां पे पोजीशन रिव्यू कर लें। ब्रजेश सर, जियो फाइनेंशियल चार्ट पर कैसा लग रहा है? आज इसके नतीजे हैं सर। राइट, सो सपोर्ट्स पे है। अभी तक वो जो एक स्पर्ट आना वो आया नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो से अगर बात करें, जो फ्राइडे का जो लो है 350 का लो है, वो काफी पास में 350, अब 345 का एक लेवल पकड़ के चलिए। बेस बना रहा है, वॉल्यूम्स थोड़ा मिसिंग है, तो मैं ये कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर किसी को लॉन्ग जाना है तो 345 के स्टॉप लॉस से एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लॉन्ग जा सकते हैं। तो ट्रेड कर सकते हैं। आज रिजल्ट्स हैं, तो रिजल्ट्स एक बार देख लेंगे तो इन्वेस्टमेंट व्यू भी बना लेंगे। आज केवल ट्रेड कर लें तो अच्छा रहेगा।
कुछ एक सवाल और ले लेते हैं। और जीवन फाइनेंस पर एक सवाल है प्रभात शर्मा जी का। सर 47 रुपये पर लिए हुए हैं ये काउंटर, जब से इसने अपनी गाइडेंस कट की है उसके बाद से शेयर चल ही नहीं रहा है, 45 के आसपास अटक गया, लॉस हो रहा है, इनको क्या करें सर? एक बाउंस का वेट करना चाहिए। अगर बाउंस भी फिलहाल मुश्किल है, कब तक कैसे आएगा, एक 50 के आसपास एक बार बाउंस आएगा, अगर वो पोजीशन निकाल पाता है तो अच्छा रहेगा। उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस से ज्यादा बेटर स्टॉक एयू स्मॉल फाइनेंस है। अगर वो पोजीशन शिफ्ट कर सकते तो मेरा ये मानना है कि उनको पोजीशन शिफ्ट कर लेना चाहिए। सर उज्जीवन से निकलकर आप एयू में चले जाएं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है, ब्रिजेश सर का मानना है। वैल्यू उतनी ही रखें, आपने शेयर की क्वांटिटी तो नहीं बताई है, तो जितना प्राइस अभी का चल रहा है उतना क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उस पैसे को आप एयू में शिफ्ट कर लीजिए, आपको फ़ायदा मिल सकता है। ब्रिजेश सर आपकी कुछ ट्रेडिंग पिक्स हैं क्या? हाँ विवेक जी, एक तुम ग्रैन्यूल्स पे मेरी नजर है, तो मुझे लगता है ग्रैन्यूल्स पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, करंट प्राइस पे बाय कर लेना चाहिए। तो इसका जो स्टॉप लॉस है 512 का रहेगा, और जो मैं इसमें जो टारगेट देख रहा हूँ 548। इसके बाद और एक जो स्टॉक जिसमें मेरा ध्यान है वो है एमजीएल। एमजीएल पे भी काफी अच्छा तेजी है ना, अभी तक वो बड़ा तेजी उसमें बना नहीं है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन होने के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। करंट प्राइस पे लॉन्ग करें, जो उसका स्टॉप लॉस है 1676 का रहेगा, और करीब करीब मैं 1800 तक का एक मूव देख रहा हूँ एमजीएल में। और जैसे कि आपने बताया कि टायर स्टॉक्स में काफी मोमेंटम है, तो सीएट आप देख लीजिए, सीएट में भी जो काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना है, जेके टायर वगैरह सब चल चुका है, तो सीएट में अभी भी मूव आनी बाकी है। तो सीएट में भी हम करंट प्राइस में बाय कर सकते हैं। 2672 का स्टॉप लॉस रहेगा, लगभग 3000 के टारगेट, जो कि करीब 8-9% का मूव है। तो 3000 के टारगेट के लिए मुझे लगता है सीएट में भी हम लोग एक तेजी कर सकते हैं। तो सर ने 3 कॉल बताए हैं। एक सीएट आज ऑलरेडी 6% ऊपर है, सारे ही टायर शेयरों में एक अच्छा मूव है। और सर ने जो कॉल बताया 3000 के टारगेट के लिए, 2672 का स्टॉप लॉस, तो लगभग अब ये शेयर 100 रुपये नीचे के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। 220 रुपये का टारगेट। ग्रैन्यूल्स यहाँ पर आप 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ करीब 26 रुपये ऊपर का अपसाइड देख सकते हैं। 548 के टारगेट सर ने दिए हैं। तीसरी कॉल जो सर की है वो है एमजीएल, यहाँ पर की 1800 के टारगेट है और 1738 अभी सीएमपी चल रहा है, तो करीब 62 रुपये का अपसाइड है। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो करीब लगभग बराबर ही है। तो ये कह सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से एमजीएल एक 50-50 कॉल है, लेकिन सीएट और ग्रैन्यूल्स यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड मिल सकता है। ब्रिजेश सर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अमित शर्मा जी। अमित शर्मा जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। सर एक स्टार्टिंग में जब न्यू में स्टॉक मार्केट में आया था तो बिना प्रोग्राम आपका देखे हुए ले लिया था SW16 सर पीक पे जाके, और उसके बाद तो मैं बराबर आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ सर, और उसी में फंसा हुआ हूँ पूरी तरीके से सर। वो 64 शेयर लिए थे 803 रुपये, लगभग 802.55 पे सर। ओके 21 मई को। जी जी चलिए कोई बात नहीं सर, है पेशेंस और व्यू और ले लेते हैं। ब्रिजेश सर SW16 64 शेयर हैं इनके पास 800 की रेंज के सर, अभी 100 रुपये नीचे, 100 रुपये से ज़्यादा नीचे। ठीक है, तो हाँ विवेक जी, मैं अगर वो एवरेज कर सकता है एवरेज कर लीजिए, थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा लेकिन वो निकल जाएगा इसमें से। 850 के ऊपर तो डेफिनेटली निकल जाएगा, 900 950 तक का व्यू बनेगा। अभी वो टाइम फ्रेम नहीं बता सकता, बट एक बार एवरेज कर लीजिए 700 के प्राइस पे, वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली मिलेगा उनको। बिल्कुल, तो सर आप एवरेज कर लें, अच्छा रहेगा। ब्रिजेश सर आपका कोई डिस्क्लेमर सर? नहीं, कोई इश्यूज नहीं है मार्केट में। चलिए, जो भी अब हमारे साथ शरद मिश्रा सर भी जुड़ चुके हैं। शरद सर गुड मॉर्निंग सर, आपके पास लौटूंगा। ब्रिजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो शरद सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद सर मार्केट में तो एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है सर, कौन से इंडेक्स पर नज़र डाल रहे हैं आप? तो बहुत इंडेक्स को डीपली पढ़ते हैं सर। जी देखिए विवेक जी, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी में एक अच्छी बुलिशनेस बनी हुई है। निफ्टी में जिस तरह की बुलिशनेस आप 24,100 के पुट राइटर बेस से देख रहे हैं, वो एक्चुअली इट इज वेल स्पॉन्सर्ड बाय निफ्टी आईटी। सो मुझे लगता है अभी ये बुलिशनेस बनी रहेगी। करीब 24,890 24,900 तक का स्पॉट का लेवल मुझे ऊपर की तरफ दिखाई देता है। बेस कहीं ना कहीं नीचे अब 24,300 के आसपास खिसक गया। आप देखें तो 24,100 200 300 पर अच्छा फुट राइडर का बेस है।
ऊपर अगर आप डिसेंट कॉल राइटर का बेस देखें तो 25,000 के आसपास है, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर थोड़ा चॉपी रह सकता है ट्रेड, बट इवन देन मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ हम जाते हुए दिखाई देगा निफ्टी। अगर आप निफ्टी का 24,600 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन देखें तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ, ये करीब अभी इसका भाव करीब 238 240 के आसपास है। बेस थोड़ा नीचे है 165 200 रुपए के आसपास। मुझे लगता है कि अगर इसको थोड़ा डिप में खरीदने की कोशिश किया जाए 200 रुपए 220 के आसपास, स्टॉप लॉस कहीं 160 पर रखा जाए, तो आने वाले दिनों में करीब 330 रुपए तक इसका आपको भाव देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी में आप देखें तो एक डिसेंट बेस मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 52 300 400 के आसपास। 4 दिन का कंसोलिडेशन बेस है, प्रिसाइजली 52 200 का अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी अगर चाहें तो अगर कोई पोजीशन लेना चाहें तो मुझे लगता है कि जैसे ही 52 700 का जहां पर कॉल राइटर का बेस ऊपर की तरफ कटता हुआ दिखाई देगा, वहीं आपको 53 700 53 800 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। एक कैविएट इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंडेक्स को देखें तो कहीं ना कहीं मैं लगातार इस बात को शेयर कर रहा हूं जब भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं आपसे या आपके चैनल पार्टनर से, कि देखिए सर 80 पहले 83% के आसपास लॉन्ग था इंडेक्स का, भी वो घटकर 79% के आसपास आ गया है। अगर आप फ्राइडे को देखें करीब 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे जुड़े और अच्छी 4,000 करोड़ की कैश ये बैंक एफ आएगी, तो थोड़ा चॉपी रह सकता है बट ऊपर की तरफ बना रहेगा। थोड़ा सा 10% का, पिछली बार याद रखने वाली बात है 88 to 92% के एफ आई लॉन्ग से एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। ग्लोबल मार्केट से एक अच्छा सपोर्ट है, तो वो जो रैली है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगी। कैविएट ये है कि बैंक निफ्टी में 52 700 जहां का कॉल राइटर बेस है उसको ऊपर की तरफ कटना चाहिए, तो रिस्क रिवॉर्ड बैंक निफ्टी में ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी एक सपोर्ट देने का काम कर सकती है आगे, क्योंकि आईटी निफ्टी से हमारी ब्रिजेश सर से भी बात हो रही थी कि आईटी निफ्टी में एक जो रैली है वो 80% कवर हो चुकी है पिछले 2-3 सेशन में।